नाम है द थ्री ऑर्डर। आज इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। बहुत लेंथी चैप्टर है ये, तो समझते हैं। देखिए थ्री ऑर्डर में क्या है। पहला ऑर्डर क्या था, दोज हु फाइट। ये पुराने समय में यूरोप में बेसिकली होता क्या था, जो लोग फाइट किया करते थे उनको एक ऑर्डर में रखा जाता था। दोज हु प्रे। दोज हु प्रे का संबंध यहाँ किससे है? दोज हु प्रे का संबंध यहाँ पे चर्च में रह रहे पादरियों से है, प्रिस्ट से है। दोज हु वर्क। दोज हु वर्क का मतलब जो भी पीजेंट्स वगैरह थे, जो भी किसान थे यूरोप की सभ्यता में, उनसे। फाइट से एक चीज और ध्यान देना, फाइट से यहाँ पे एक संदर्भ तुम्हारा मोनार्क से भी है, ठीक है ना। किंग कहो, मोनार्क कह लो। दोज हु फाइट। दोज हु फाइट में कौन कौन थे? यूरोपियन सोसाइटी फ्रॉम द 12th century on was aristocratic. It continued until the 20th century. Nobles had rights and responsibilities. He could raise troops and command them. He held his own court of justice. देखो जो भी नॉबल्स लोग हुआ करते थे, नॉबल्स में राजा आते थे, राजा के जो भी नात रिश्तेदार थे उनके वो लोग आते थे, राजा के मंत्री, राजा के सेनापति। इन लोगों को बहुत ही 20th सेंचुरी तक, है ना, 1901 से लेकर 1999 तक, मतलब लगभग यूरोप में ये चीजें चलती थी कि इन लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिया जाता था। इनको विशेष अधिकार था। किस बात का अधिकार था विशेष? तो ये क्या, अपनी ट्रूप्स, अपने सेनाएं रख सकते थे, है ना, और उनको आदेश दे सकते थे कुछ भी करने के लिए। ही हैड हिज ओन कोर्ट ऑफ जस्टिस। उनका अपना एक न्यायालय था, उनके हिसाब से न्यायालय चलता था। ये यूरोप की दिक्कतें थी। द नोबल्टी वाज एन स्टेट ऑफ वॉरियर, दोज हु फाइट। हिज फंक्शन वाज टू प्रोटेक्ट द वीक एंड द पुअर, है ना। Cavalry was a code of conduct created by the clergy to curb the brutality of knights. देखो knights कौन हुआ करते थे? यहाँ पे देखो एक शब्द दिया हुआ है knights। knights को आप लोग ढंग से देख लीजिएगा। ये knight शब्द किसके लिए है? सॉरी, यहाँ पे knight शब्द का इस्तेमाल किया गया है, इसको आप देखिए। नाइट वो लोग हुआ करते थे जो राजा के लिए लड़ा करते थे। जैसे उस समय था क्या कि सबसे ऊपर कौन था? किंग था, है ना। सबसे ऊपर किंग हुआ करता था। किंग क्या करता था? किंग के नीचे कौन थे? लॉर्ड थे। किंग के नीचे कौन थे? लॉर्ड थे। लॉर्ड के नीचे आपके हुआ करते थे नाइट्स। KNIGSTS, नाइट्स हुआ करते थे। ये नाइट्स क्या के थे? इंग्लैंड के या यूरोप के योद्धा हुआ करते थे। इसके नीचे आपके आते थे कौन? पीजेंट्स, PEA, है ना। पीजेंट्स इसके नीचे आते, जो भी किसान वर्ग था इस नाइट्स के नीचे आता था। सेंस कहने का ये है कि अच्छा देखो यहाँ पे लॉर्ड कह लो या बैरन कह लो। बैरन कभी कभी किसी किसी किताबों में आपको दिखाएगा कि किंग के बाद लॉर्ड, लॉर्ड के बाद बैरन, बैरन के बाद नाइट्स, नाइट्स के बाद पीजेंट। लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ लेकर पढ़ाता हूँ क्योंकि लगभग इनका जो पावर था सिमिलर था, है ना। कई सारे टीचर आपको इनको अलग अलग भी पढ़ाएंगे तो उनका भी तरीका सही है, और जहां तक मैंने पढ़ा है इनकी शक्तियां मुझे समान लगी है, इसीलिए मैं इनको एक कैटेगरी में रखता हूँ। समझ में आ रहा है? अब देखो सिस्टम क्या है कि अगर मान लो किसी भी पीजेंट को कोई तकलीफ होती है ना, तो डायरेक्ट राजा के पास नहीं जा सकता है। वो डायरेक्ट राजा के पास नहीं जाएगा, वो या तो पीजेंट्स के पास, या तो नाइट के पास जाएगा, या तो बैरन या लॉर्ड के पास जाएगा। नाइट को क्यों रखा गया है? नाइट को रखा गया है राज्य की रक्षा करने के लिए। जो राज्य है उसकी रक्षा करने के लिए नाइट्स लोगों का कई सारा समूह हुआ करता था। वो तलवारबाजी में और कैवलरी में काफी फेमस हुआ करते थे, है ना। घुड़सवारी में, युद्ध में, युद्ध कला में इनकी बहुत भागीदारी। डायरेक्ट राजा से कौन मिल सकता था? तो लॉर्ड मिल सकता था। जो भी टैक्स होता था कौन वसूल करता था? बैरन या लॉर्ड टैक्स को वसूली करते थे, और राजा को अंततः जाकर टैक्स को दे दिया करते थे। ये स्टार्टिंग का समय, टैक्स कितना था, क्या था, इससे भी कोई मतलब नहीं है। चलिए, the noble had to look after his own land and appointed steward to maintain the state and collect taxes and rent. जो नॉबल हुआ करते थे उनकी अपनी जमीनें हुआ करती थी। नॉबल लोगों के पास कई सारे स्टेवार्ड थे। स्टेवार्ड को अंडरलाइन कर लीजिएगा या फिर लिख लीजिए। ये वो लोग थे जो नॉबल्स के लिए टैक्स को कलेक्ट किया करते थे, ठीक है ना। He also tried to obtain state by fighting while serving the court of his lords. और वो अपनी योग्यताओं को नॉबल्स कैसे दिखाते थे? राजा के लिए युद्ध करके, है ना, कोर्ट ऑफ लॉ को मेंटेन करके अपनी योग्यता को ये दिखाते थे। अब देखिए यहाँ पे फ्यूडल पावर रिलेशनशिप। फ्यूडल पावर रिलेशनशिप को आप यहाँ से समझ सकते हैं। सबसे ऊपर किसको रखा गया है? मोनार्क को। उसके नीचे नॉबल को। उसके ये लेसर नॉबल नाइट्स। लेसर नॉबल कौन है अभी बता दे रहा हूँ। उसके नीचे किसान हुआ करते थे।
क्या ना, मोनार्क का मतलब कौन हो गया, राजा हो गया, है ना। सबसे ऊंची श्रेणी पे कौन है, राजा, किंग हो गया। नोबल्स का मतलब कौन हो गया, जो राजा का प्रधानमंत्री हुआ, राजा का सेनाधिकारी हुआ, कोई भी अधिकारी लेवल का वो हो गया। लेसर नोबल या नाइट्स कौन थे, यही लॉर्ड या बैरन, है ना, लॉर्ड या बैरन। और नाइट्स कौन हुआ करते थे, जो राजा के लिए युद्ध किया करते थे। और सबसे नीचे की श्रेणी में कौन है, पीजेंट्स है, किसान है, इनको सबसे निचली श्रेणी में रखा जाता था। अब हम देखेंगे द सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर में कौन आता है, तो नोबल आते थे। सेकेंड ऑर्डर में क्या है, प्रीस्ट प्लेस देमसेल्फ इन द फर्स्ट ऑर्डर एंड नोबल इन द सेकेंड ऑर्डर। जो प्रीस्ट हुआ करते थे, जो क्लर्जी जिसको हम कहते हैं, जो आप इस चैप्टर में पीछे पढ़े क्या, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम। यूनिवर्सल चर्च सिस्टम को मैं एक बार और बता देता हूँ। यूनिवर्सल चर्च सिस्टम क्या था, जैसे कि मान लीजिए मैं एक राउंड में यूरोप को बता दे रहा हूँ। मान लीजिए ये यूरोप है, यूरोप की इटली में चर्च था, है ना, और यही चर्च जो है यूरोप के अन्य भागों के चर्च को भी क्या करता था, कंट्रोल करता था। यहाँ पर बैठा हुआ पादरी इन सभी लोगों को कंट्रोल करता था। लास्ट में ही एक राजा का नाम बताया गया था कल, चार्ल्स मैग्नेन को यहाँ का पादरी क्या किया, रोम का राजा बना दिया। और चार्ल्स मैग्नेन को रोम का राजा बनाने के बाद कहा कि आप पवित्र रोमन सम्राट हैं, यू आर द होली रोमन एम्परर। पवित्र क्यों कहा गया, क्योंकि चर्च की शुरुआत रोम से हुई, और रोम ही एक ऐसा चर्च था जो यूरोप के सभी चर्चों को कंट्रोल करता था। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है, नोट कर लीजिएगा, यूनिवर्सल चर्च सिस्टम। हिंदी में लिख दूं, लिख लीजिए हिंदी भी, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, है ना। ये पूरा रोम का जो चर्च है वो पूरे के पूरे समाज को कंट्रोल करता था। लास्ट में चार्ल्स मैग्नन को राजा बनाया गया। और देखो चार्ल्स मैग्नन जब राजा बना तो पहले वो भी पादरियों के जो भी पृष्ठ थे उनके इशारे पे काम करता था। फिर धीरे धीरे जब उसके वंशज आए तो ये लोग अपने आप को ताकतवर बनाते चले गए। जो सेनाएं थी राजा के प्रति वफादार हो गई, चर्च के प्रति वफादार नहीं रही, और धीरे धीरे चर्च का लेवल डाउन हो गया और राजा समाज में ऊपर उठ गया। और राजा समाज में जैसे ही ऊपर उठने लगा, धीरे धीरे यूरोप की स्थिति ऐसे बदल गई कि राजा धीरे धीरे कैसा हो गया, निरंकुश हो गया। बहुत क्रूर राजा सब समाज में निकलने लगे, जैसे लुईस 16 आपने पढ़ा है फ्रांस की क्रांति में। समझ में आ रहा है? चलिए, नोबल एंजॉयड अ प्रिविलेज, ये आपको बता दिया गया, नोबल को काफी प्रिविलेज दिया जाता था, है ना। He had absolute control over his property. उनकी प्रॉपर्टी पे नोबल्स का absolute कंट्रोल था। मतलब अगर मान लो मेरे नाम पे संपत्ति है तो मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती, मैं अपने बेटे को ही दे सकता हूँ। पर जो गरीब थे ना उनका साथ ऐसा नहीं था, अगर उनको टैक्स जमा नहीं उनकी संपत्ति छीन लो, है ना, तो absolute उनके ऊपर पावर था। इनके ऊपर इनके क्या था, he could raise troops called feudal levies. ये अपने ट्रूप रख सकते थे। अब अच्छा पहले फ्यूडल को समझो, फ्यूडल को समझ लो एक बार। ट्रूप रख सकने का मतलब क्या है, ट्रूप का मतलब सिपाहियों का संगठन, सिपाही रखना। क्या इसका मतलब, इसका मतलब ये है जैसे कि मान लो ये कोई राज्य है ना, इस राज्य में राजा यहाँ शासन कर रहा है। जब राजा यहाँ शासन करेगा और मान लीजिए ये वाला जो एरिया है ये 150 किलोमीटर दूर है वहां से, ये वाला एरिया, तो राजा का सबसे ज्यादा प्रभाव इंच बीच सेंट्रल हिस्से में होगा कि किनारे वाले हिस्से में होगा? सेंट्रल हिस्से में राजा का ज्यादा प्रभाव होगा। तो राजा को ये वाला हिस्सा कंट्रोल करने के लिए अपना ही कोई वफादार मंत्री यहाँ पे राजा बनाकर भेज दिया करता था कि जाओ तुम इस वाले क्षेत्र में शासन करो, लेकिन जब युद्ध होगा तो तुम सेना लेकर मेरे पास आ जाना। सामंती व्यवस्था जिसको हम कहते हैं, फ्यूडल सिस्टम। यहाँ पे तुम टैक्स वसूलना, वहां पे टैक्स वसूल के तुम वहां पे सेना रखना, सेना का खर्चा देना, वहां के एरिया को तुम चलाओ, मेरे नियम कानून को वहां पे फॉलो कराओ, जो पैसा बचेगा मुझे भेज देना। तो यहाँ पे जो लोग जाते गए वो लोग भ्रष्टाचार, करप्शन ज्यादा बढ़ गया और ये लोग धीरे धीरे बहुत ताकतवर हो गए, और इतने ताकतवर हो गए कि इस छोटे से हिस्से को इन्होंने बड़ा करके इस राजा को ही हरा दिया। तो ये अगर पूछेगा भविष्य में कभी क्वेश्चन कि फ्यूडल सिस्टम से क्या परेशानियां आई, तो आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं मैनर क्या होता है ना। He was the lord of all the people settled on his land. मैनर, अब थोड़ा सा मैनर को समझने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन बहुत बड़ा दिक्कत नहीं आएगी, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, है ना। अच्छा देखो, ये क्या है ना कि जितने भी टर्मिनोलॉजी है ये एक एक करके पहले समझाया है, फिर आपने इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो मैनर कौन हुआ करता था कि जितनी भी जमीन थी, मान लो बहुत बड़ी जमीन का कोई गांव है, उस गांव का पूरा एरिया किसी एक व्यक्ति के हाथ में है,
तो व्यक्ति क्या कहलाएगा? लॉर्ड। और वो पूरा गांव उसका क्या है? मैनर। समझ में आ गया मैनर? आपके बुक में मैप भी बना होगा पूरे के पूरे मैनर का, है ना? तो वो मैनर हुआ करता था। He owned vast stretches of land which contained his own dwelling, his private field, his pasture, and the homes and the field and the tenant peasant. His house was called a manor. बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी, उसका बहुत बड़ा घर हुआ करता था, अपने चरगाहे उसके हुआ करते थे, है ना? और उसका जो बहुत बड़ा घर था वो उस सभी घर में जो उसकी जो एरिया थे उसके घर की, मतलब उसके जो लैंड की एरिया थी उसमें कई सारे और घर बने हुए थे। तो वो किसके लिए थे? वो पीजेंट्स के लिए थे, जो उसके घर के अगल बगल के क्षेत्र में काम किया करते थे। तो ऐसे घर को क्या कहा गया? मैनर कहा गया। His private land was also expected to act peasants who were also expected to act as foot soldiers in battle when required, in addition to working on their own farm. अब ध्यान से देखो, मैनर में जो भी लोग काम करते थे वो केवल किसान ही नहीं थे। किसान के साथ साथ जब भी युद्ध होता था तो वो अपने लॉर्ड के लिए लड़ने भी जाते थे। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मेरे घर पे कोई मेरा नौकर है, काम कर रहा है, और मेरा कहीं झगड़ा हो गया, तो घर का काम तो वो करेगा भी, झगड़े में भी अगर उसका आना होगा उसको, तो वो आएगा, अपना योगदान देगा। अब देखिए डीमेंस, ये थोड़ा ना बड़े मजेदार चीज है, ये शायद आपके टॉपिक में नहीं है डीमेंस जो है, लेकिन ये डीमेंस समझ लीजिए है टॉपिक में आपके, अगर है तो समझिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखना। एक मिनट को डीमेंस को ध्यान से समझना, थोड़ा मैं डीमेंस को ऐसे बताऊंगा। अब देखिए ध्यान से, द डीमेंस ऑफ द लॉर्ड लैंड व्हिच वाज वर्क्ड बाय द पीजेंट, द अदर पार्ट वाज हेल्ड बाय द पीजेंट बट देयर प्लॉट कुड बी कल्टीवेटेड आफ्टर द डीमेंस। ध्यान से समझना बेटा, जैसे कि मान लो ये कोई जमीन का हिस्सा है किसी लॉर्ड का। डीमेंस इसलिए बोला हूं ध्यान समझने के लिए कि कई सारे प्रशासनिक परीक्षाओं में डीमेंस के बारे में पूछा गया है। मेंस लैंड और डीमेंस लैंड क्या होता है ऐसे पूछा जाता है। तो विश्व के इतिहास में वर्ल्ड हिस्ट्री आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको पहली बार तो पूछा जाएगा डीमेंस, और एक टर्म और आएगा आपका क्या? मेंस। कि डीमेंस लैंड और मेंस लैंड क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक लॉर्ड की कोई एक जमीन है। लॉर्ड का पहले बाजार जो था, जो मार्केट था, वो खुला बाजार नहीं था, फ्री मार्केट था ही नहीं, है ना? फ्री मार्केट का मतलब जैसे कि मान लो लेबर हूं मैं, है ना, मुझे मान लो पंखा बनाने आता, मैं गया ऐसे मार्केट में खड़ा हो गया, किसी को पंखा बनाने की जरूरत है, वो मेरे पास आया और कहा कि चलो मेरे घर पंखा बना दो, तो मैं उससे कहूंगा मैं 200 रुपए तुमसे लूंगा, तो उसने मुझे 200 दिया और घर चला गया, मुझसे पंखा बनवा लिया। इसको कहते हैं ओपन मार्केट। कोई भी जाके श्रम को अपने बेच सकता है, अपने लेबर को बेच सकता है। पहले टाइम में वो नहीं था। तो यहाँ पे क्या होता था, जो लॉर्ड होते थे वो अपने जमीन पर कुछ पीजेंट्स को अपनी जमीन दे देते थे। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने ये जमीन ऐसे काट दिया और कहा कि इस जमीन में तुम जितने पीजेंट हो, तुम्हारी संख्या 100 की, जमीन के हिसाब से बहुत बड़ी जमीन है तो 100, 500, 1000 जितने किसान हो तुम मेरे जमीन के इस हिस्से में रहना। ये मान लो बहुत बड़ा मैनर है, तुमको कहाँ रहना, इसके इस हिस्से में तुमको रहना है, यहीं पे तुम अपनी खेती करो, यहाँ पे घर बना के रहो, जैसे मन करे वैसे कहो, लेकिन हफ्ता में 4 दिन तुमको मेरी जमीन में सेवा देनी है। वो भी कैसी? फ्री सेवा। तुमको फ्री में सेवा देनी है। तुम मेरा खेत जोतोगे, मेरे घर की साफ सफाई, हर चीज तुम इस जमीन पे करोगे। उसके बदले में तुम्हें क्या दे रहा हूं? जमीन का कुछ हिस्सा दे रहा हूं। तो जो हिस्सा ये दे रहा है इसको कहेंगे डीमेंस, और ये क्या कहलाएगा? मेंस। समझ में आ गया? तो डीमेंस इतना ज्यादा पढ़ने से अच्छा है, यहाँ पे खूब बढ़िया से समझ लो, इसको डीमेंस लैंड कहा जाता है। और शर्त ये रहती है तुमको अपनी खेती करने से पहले मेरी करनी पड़ेगी। डीमेंस समझ में आ गया सबको? चलिए आगे देखते हैं। मैनर वर डिवाइडेड इनटू 2 लॉन्ग स्ट्रिप। अभी बताया हूं कि मान लो जो पूरी की पूरी जमीन है उसको मैनर समझ लो, 2 भागों में उसको बांट दिया गया। One serf would have to work a number of strips. Manner required cooperation among the serfs because horses and posts were limited. अब देखो उस मैनर में जितनी भी चीजें थी, चाहे वो हॉर्स को खिलाना हुआ, चाहे वो लॉर्ड के घर में काम करना हुआ, लॉर्ड की खेती करना हुआ, वो सारे लोग करते थे जितने लोग मेंस में रह रहे हैं, क्योंकि मेंस वाला एरिया उनको फ्री में दिया गया है। और मेंस में रहने के बदले, और मेंस में वो रहते ही नहीं थे, मेंस उनको जमीन में दी जाती थी खेती करने के लिए। तो मेंस में रहने के बदले हफ्ता में 4 दिन उनको सेवा कहां देना होता था? डीमेंस में देना होता था। ठीक है ना? तो हमको लग रहा है आपको डीमेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा।
मैनोरियल स्टेट है ना, मैनोरियल स्टेट देखते हैं। द मैनर कुड बी कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट बिकॉज साइट, माइलस्टोन एंड मेटल वर्क हैड टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्सेज। Those lords who wanted a luxurious lifestyle and were keen to buy rich furnishing, musical instrument and ornament not locally produced had to get this from other places। अच्छा देखो, कुछ क्या होता था ना, कुछ ऐसा होता था कि जैसे मान लो कुछ मैनोरियल में, कुछ मैनर में ये सारी चीजें नहीं मिलती, जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, ये सारी चीजें नहीं हुआ, तो वो जो लॉर्ड हुआ करता था वो किसी और जगह से, किसी और मैनोरियल स्टेट से उन सामानों को मंगाया करता था। तो एक मैनोरियल स्टेट हो गया, दूसरा मैनोरियल स्टेट हो गया। भैया हर एक मैनर कोई ना कोई लॉर्ड होगा उसका। सबसे बड़ा तो किंग है। जैसे मान लो मैं इंडिया कहता हूँ, इंडिया का मान लो कोई राजा है, और जो सभी राज्य हो गए क्या हो गए, मैनर हो गए। समझ में आ गया? चलिए मेडिवल मैनर में देख लीजिए, कुछ नाम दिया हुआ है ना, ऐसे कुछ ऐसे इधर नाम दिया हुआ है, कुछ फैलो लैंड है, स्टीपिंग है, कॉमन पास्चर लैंड है ना। लाइफ कैसी हुआ करती थी, थोड़ा सा इस सर्फ के माध्यम से समझाया गया है। जो भी सर्फ है, सर्फ का मतलब काम करने वाले जो भी लेबर वगैरह है काम कर रहे हैं। और एक चीज और ध्यान देना, इसमें ऐसा नहीं था कि मर्द और महिला में डिफरेंस किया जाता था ना, 6 ईंटा ये उठा रहा है, 6 तुम भी उठाओगे, समझ रही हो ना, एकदम कठोर काम दिया जाता था। मैनोरियल सिस्टम देखिए, ये क्या आपका मैनर है, यहां से समझ लो, यहां तुमको मेंस और डिमेंस समझ में आ जाएगा। ये मान लो भूमि का बहुत बड़ा टुकड़ा क्या हो गया, मैनर हो गया। अब किसान इसने क्या किया कि अपनी भूमि का कुछ हिस्सा दे दिया, थोड़ा हिस्सा देता था, लगभग 1/3 हिस्सा, ऐसा कुछ था सिस्टम, दे दिया इनको। ये अपना घर बना लिया, अपना इसमें काम कर रहे, खेती सब कर रहे, लेकिन इनको यहाँ पर सेवा देनी पड़ेगी। जो डिमेंस है, ये वाली डिमेंस हो गई, लॉर्ड की जमीन है तो पूरा मैनर लॉर्ड का, लेकिन डिमेंस हो गया और ये इसका मैनर हो गया। हाँ, डिमेंस चाहे तो मेंस क्यों हटाएगा, क्यों मैं चाहूँ कि मैं अपनी ही जमीन को हटा दूं, मैं हाँ एकदम हटा सकता था। तुम मेरे यहाँ काम नहीं करोगे, मैं तुमको हटा दूंगा। ये हटना कब से शुरू हुआ, जब मार्केट खुला बाजार हो गया, जब कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला, जब मार्केट में पूंजीवादी लोग हो गए, सिक्कों का प्रचलन हुआ। जब मार्केट में सिक्कों का प्रचलन हुआ तो लेबर बिकने लगा। अब जो ये लोग थे, अब ये लोग पहले खेती में काम करते थे, अब ये लोग पैसों काम करने लगे। वो लोग कहे हम 4 दिन इनको फ्री में सेवा देंगे, उससे अच्छा हम 4 दिन मार्केट में जाकर अपने आप को, अपने श्रम को बेच दें, श्रम को बेचेंगे, पैसा कमाएंगे, अपनी खुद की जमीन खरीद लेंगे। समझ रही हो ना? बस वही सारे पॉइंट है। लोगों की डेली लाइफस्टाइल क्या थी, लोगों की डेली, अब देखो किसकी डेली लाइफस्टाइल, पीजेंट्स की डेली लाइफस्टाइल कैसी हुआ करती थी। तो पीजेंट्स की डेली लाइफस्टाइल बड़ा नॉर्मल थी, काफी हार्ड वर्क हुआ करता था इनके लाइफ में, है ना। इनके घर जो है काफी अच्छे नहीं हुआ करते थे, टिम्बर के, लकड़ी वगैरह के इनके घर हुआ करते थे। डेली इनको जाना पड़ता था काम पे, और कुछ ना कुछ खाने के लिए इनको डेली जाना होता था, और जो भी ये कमाते थे उसका ये कुछ ना कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में दिया करते थे। इनका लाइफस्टाइल काफी कठिन था, है ना। हाइजीन के मामले में देखो, मिडिल एज के टाइम में जो पुअर लोग थे उनकी हाइजीन काफी अच्छी नहीं थी, है ना। जो लोग लॉर्ड थे, नाइट थे, बैरन थे, मुनार्क थे, नोबल थे, उनकी पृष्ठ थे, उनकी लाइफस्टाइल काफी अच्छी थी। उनका एक पर्सनल बाथरूम हुआ करता था, नहाने वाला पर्सनल हुआ करता था। पर जो पीजेंट्स लोग थे उनके लिए कोई भी चीजें पर्सनल नहीं रहा करती थी, है ना। चलिए, तो इसके बाद वाली जो क्लास है, हम जो साइकिल ऑफ लेबर है, इसकी बाद वाली क्लास वो हम कल करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद वाली क्लास कल करते हैं। चलिए, द साइकिल ऑफ लेबर। पीजेंट्स क्या उस टाइम में यूरोप में किया करते थे। द पीजेंट्स देयर वर डिफरेंट जॉब टू बी डन थ्रू आउट द ईयर। द जॉब डिपेंड ऑन द ग्रोइंग सीजन एंड व्हाट कुड बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग द टाइम। मतलब कि हर सीजन की अपनी अपनी स्पेशलिटी होती थी कि किस फसल को लगाया जाए, और जो फील्ड को जोतने वगैरह उनको सर्फ कहा जाता था, SERF, है ना। बाकी लोगों को लेबर वगैरह और अन्य काम किया करते थे। तो जैसे देखिए, हर एक सीजन, अक्टूबर क्या था सीजन था उनके वहां का बिगिनिंग था। जैसे हम लोगों का बिगिनिंग क्या है, जब मानसून आता है, उन लोगों का बिगिनिंग क्या है, अक्टूबर का महीना था। वहां पे साइकिल ऑफ लेबर ड्यूरिंग द टाइम पीजेंट प्रिपेयर टू प्लांट द विंटर क्रॉप, और अक्टूबर के महीने में विंटर क्रॉप को प्लांट करने की प्रिपेयरिंग शुरू हो जाती थी।
November was the time when they would slaughter extra livestock and preserve the meat by salting so that they could have meat during the winter. और नवंबर एक ऐसा समय हुआ करता था, है ना, कि जब वो जो भी प्रिजर्व मीट वगैरह हुआ करते थे, नमक डाल के उसको सब रखे रहते थे, उसको सब खाया करते थे। क्यों? क्योंकि ये वो समय था जैसे मीट पहले से लोग रख लेते थे और नवंबर का समय आते आते उसका कंजप्शन करना शुरू कर दिया करते थे ठंडी समय में। ड्यूरिंग द विंटर पीपुल स्टे एट होम रिपेयरिंग टूल्स, मेंडिंग क्लॉथेज, स्पाइनिंग, मे बी ग्राइंडिंग ग्रेन इनटू फ्लोर, है ना। विंटर के समय में लोगों के पास ज्यादा काम नहीं हुआ करते थे तो लोग अपने घर पे ही रहते थे, है ना। घर पे रह कुछ एक्स्ट्रा काम कर लिया करते थे, जैसे ये सारी चीजें, क्लॉथ को मेंटेन करना, स्पाइनिंग का काम, जो भी टूल्स वगैरह उनके खराब हुए हों उसको मेंटेन करने का काम। फरवरी और मार्च आते आते ये अर्ली स्प्रिंग का समय है जब पीजेंट्स उन प्लांट स्प्रिंग क्रॉप, जब स्प्रिंग क्रॉप बोया जाता था जैसे ओट्स, बार्ली, पीस और बीन्स। और समर के टाइम में ये लोग समर के क्रॉप्स वगैरह को वो किया करते थे। शिप का हेयर होता है उसको शेयर करना, है ना। दे कुड काट द वूल, स्पिन इट एंड वीव इट इनटू अ क्लॉथिंग। और वूल से जो देखो यहाँ पे क्या निकाला जा रहा है, उसकी जो भी उनके बाल वगैरह निकाले जा रहे हैं उसको स्पाइन करके कपड़े, ठंडी के लिए कपड़े तैयार किए जाते थे। जो समर में कपड़े तैयार करते थे ठंडी में वो सब वही पहना करते थे। Feast days, although seem like it peasant did not work all the time, they get some holidays. There were many feast days or holidays which were celebrated throughout the year. These holidays coincide with important events of the Catholic Church, including the celebration of Christmas, Easter, है ना, पेंटकोस्ट एंड अदर फीस्ट डेडिकेटेड। देखिए ये सारी चीजें आपके बुक में है, भले ये टॉपिक नहीं है और आपके बुक में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। जो पीजेंट्स हुआ करते थे उनको छुट्टियां भी मिला करती थी साल में, जैसे महत्वपूर्ण छुट्टियां मिला करती थी और वो ऐसी छुट्टियां थी जो कैथोलिक चर्च द्वारा निर्धारित की जाती थी। जैसे क्रिसमस हुआ, ईस्टर हुआ, उन लोगों का बड़ा फेमस, जैसे हम लोगों के यहाँ दिवाली है ना, उनके वहाँ ईस्टर का त्यौहार मनाया जाता है ना। ये आपका पेंटकोस्ट हो गया, ये सारी छुट्टियां उनको साल में लगभग 50 फीस्ट डे यानी कि हॉलीडे मिलता था उन लोगों को। ही डे प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द डांसिंग। और इस समय ये लोग क्या किया करते थे, डांसिंग किया करते थे, ड्रिंकिंग, शराब वगैरह पिया करते थे, है ना। और कई सारे इनफॉर्मल खेल जैसे रेसलिंग, आर्चरी, कॉक फाइटिंग, ये सारे लोग किया करते थे। अब ध्यान से सुनो कि ये जो रेसलिंग का काम, कॉक फाइटिंग का काम और आर्चरी का काम ये कौन लोग किया करते थे? पीजेंट्स नहीं, ये नोबल्स लोगों के लिए था। जैसे जो लोग अमीर थे ये उनके लोगों के लिए था। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, द विलेज चर्च, हर एक गांव में एक न एक चर्च हुआ करता था और उस चर्च के माध्यम से कोई न कोई त्योहार मनाया जाता था। और जो भी चर्च होता था वो क्या होता था, एक रिलीजियस सेंटर होता था, है ना। धर्म का प्रचार प्रसार चर्च के माध्यम से, चर्च की बहुत ज्यादा बहुमूल्यता थी, है ना, बहुत ज्यादा मान था किसका, चर्च का। कहां पे? पूरे के पूरे यूरोप में। विलेज प्रीस्ट वुड टीच पीजेंट्स द बेसिक बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी। और देखो, अच्छा देखो, ये इनके में भी ना लोग बंटे हुए थे। जैसे सबसे ऊपर हुआ करता था क्लर्जी में तो आपका कई पोप थे, बाइशप था, प्रीस्ट था, सबका एक ऐसे, जैसे हम लोग नहीं है शंकराचार्य, धर्माचार्य, पंडित, ऐसे होता है हम लोगों में। इनके यहाँ भी एक हायरार्की थी चर्च की भी, आगे आप लोग देखेंगे। तो विलेज में कौन रहा करते थे? प्रीस्ट लोग रहा करते थे, है ना। अब देखिए, पीजेंट डाइट खाते बेसिकली ये क्या थे, जो भी पीजेंट थे ब्रेड खाते थे वो लोग, ग्रेन में जैसे राई, व्हीट, बार्ले, मिलेट, है ना। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको पूछ दिया कि व्हाट आर द सोशल कस्टम, जो भी सामाजिक व्यवस्था थी पीजेंट्स की कैसी थी, तो आप सारी चीजों को डालेंगे। उनका हाइजीन कैसा था, है ना, वो खाते क्या थे, उनको छुट्टियां कितनी मिलती थी, वो रहते कहाँ थे, मेंस में कि डिमेंस में। तो ये 5-6 पॉइंट आपने लिख दिया, 6 नंबर आपका तैयार हो गया। समझ रहे हैं? अब देखिए नट्स, है ना, बैरियर्स, ये सारी चीजें हैं जो मीट वगैरह। मीट तो उनको बहुत रेयर केस में मिला करता था क्योंकि मीट काफी महंगा हुआ करता था, है ना। तो अमीर लोग जो क्या नाम है, जो लोग नोबल्स थे, इनको मीट वगैरह ज्यादा मिल जाता था। पीने के लिए बेसिकली तो पानी पिया करते थे ये लोग, है ना, पानी।
Water was usually not easy to find and was not very clean to drink, so peasant drank many बेवरेज, बेवरेज को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, है ना। पानी बहुत ही मुश्किल से मिलता था, जैसे पानी अगर मिल भी रहा है तो काफी साफ पानी वहां पे नहीं था, ठंडी में पानी जम जाता, वो लोग बेवरेज पिया करते थे, शराब वगैरह ज्यादा पिया करते थे, है ना। Many beverages which were brewed and fermented because the alcohol killed bacteria, कई सारे बेवरेज को ना फर्मेंट करके बनाया जाता था, क्योंकि जो अल्कोहल हुआ करता था वो सभी बैक्टीरिया को मार दिया जाता था। Peasants usually drank ale made फ्रॉम ग्रेन, सबसे ज्यादा वो क्या पिया करते थे, एली पिया करते थे, एली नाम का ब्रेवरेज है, शराब है, वो पिया करते थे, जो किसका बना, तो ग्रेन का, पानी का, फर्मेंटेड ईस्ट वगैरह डालकर बनाया जाता था। और अपर क्लास क्या पीते थे लोग, अंगूर की शराब। जो अपर कास्ट के लोग थे, अपर कास्ट नहीं अपर क्लास के लोग थे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर के जो लोग थे, सेकेंड ऑर्डर के लोग थे, वो लोग क्या पीते थे, अंगूर का। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। जो लेबर है वो किसका पिएगा, ग्रेन्स का बेवरेज पिएगा। और जो वहीं पे लिख लीजिए, आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए, पीजेंट्स इज इक्वल टू बेवरेज लिख लीजिएगा, BEVERAGE, है ना। कैसा, तो किस चीज का, ग्रेन्स का, जिसको हम एले कहते हैं, जो ईस्ट वगैरह फर्मेंट करके बनाया जाता है। और अपर क्लास किसका पिया करता था, तो ग्रेप्स का। अगर आप गलती से नहीं लिखे हैं तो घर जाइएगा, क्लास एक बार यूट्यूब की खोलिएगा, एक बार देखकर पहले सुनो, पहले आपको बुक पढ़ना है, बुक पढ़ने के बाद आपको क्लास देखनी है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। द नाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाइट्स। नाइट्स कैसा हुआ करते हैं, नाइट्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। नाइट्स वो लोग थे जो युद्ध किया करते थे, नाइट्स के रखने की शुरुआत 9th सेंचुरी में ही हो गई थी, है ना। देवर, ये क्या थे, ये एक लिंक का काम करते थे, किसके किसके भी, लॉर्ड। दे वर लिंक टू द लॉर्ड जस्ट द लेटर वर लिंक टू द किंग। अब जो किसान था वो किसान किससे मिलेगा, लॉर्ड से नहीं, किसान मिले किससे, नाइट से। हर एक मैनर में एक नाइट होता था, भैया लॉर्ड अपनी रखवाली के लिए रखता था युद्ध करने के लिए, और वो किसान उससे मिलता था, वो लॉर्ड से, और लॉर्ड किससे जाता था, किंग से, है ना। तो ये पूरा एक सिस्टम बनी थी, एक प्रणाली बनी थी। और ये होता क्यों था नाइट, ये पीस ऑफ लैंड, जिसको हम फीफ कहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए, है ना। हर एक लॉर्ड के पास लगभग फीफ कितना था, 1000 से 2000 एकड़ फीफ था हर एक लॉर्ड के पास। और इन सभी मैनर की रक्षा करने के लिए नाइट का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट पेड हिज लॉर्ड अ रेगुलर फी इन एक्सचेंज। नाइट को क्या देना पड़ता था, देखो अब मान लो नाइट है ना, नाइट को क्या दिया गया, फी दिया गया। समझो ध्यान से, बात को समझो। जैसे मान लो एक नाइट है, नाइट को दे दिया है क्या, फी का आप देखें, फीफ, FIE, फीफ दिया गया। फीफ में उसको 1000-2000 एकड़ जमीन दे दी गई, और कहा गया कि तुम 1000-2000 एकड़ जमीन में क्या करो, खेती करो, रहो आराम से, मस्त एंजॉय करो, लेकिन उसके बदले तुम क्या दोगे, लॉर्ड को रेगुलर फीस देते रहोगे। प्रॉमिस टू फाइट फॉर हिम इन अ वार, और ये तुमको प्रॉमिस करना है कि जब भी लॉर्ड का कहीं युद्ध होता है, अब लॉर्ड किसके अंदर में है, राजा के अंदर में है, जब भी कहीं युद्ध होता है तो तुम मेरे साथ क्या करोगे, युद्ध लड़ने चलोगे। अब ये देखिए, लॉर्ड कुछ ऐसा होता था मेडिवल टाइम में। एक लॉर्ड का ये स्टैचू है ना, देख लीजिए, हाथ में तलवार है, फर्स्ट क्लास जैकेट वगैरह युवार वाला पहना हुआ है। अब ये देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हु प्रे, यानी क्लर्जी लोग हैं, है ना। ये कैथोलिक चर्च के जो है जो पुजारी हुआ करते थे वो लोग थे। 11th सेंचुरी में इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ गई। जो मॉन्क थे, मॉन्क में मतलब ये पुजारी, इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ी। तो एक एक चीज को देखते हैं, अभी आप लोगों को अंतर समझ में आ जाएगा, मॉन्क कौन है, प्रीस्ट कौन है। At the top of the medieval society were those who prayed. मेडिवल हिस्ट्री में, मेडिवल वर्ल्ड के, विश्व के मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन इतिहास में क्या है कि सबसे टॉप पे कौन थे, जो पूजा करते थे, यानी क्लर्जी लोग, है ना। The Catholic Church had its own law on land given to it by ruler and could levy tax. It was thus a very powerful institution which did not depend on the king. At the head of the Western Church was the Pope. He lived in the Rome. ये एक ऐसी सोसाइटी है जो राजा द्वारा इनको कई सारी जमीन दी गई थी, जो जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, लीवी फ्री, मतलब टैक्स नहीं लगता था उसको, यानी कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे। राजा के ऊपर ये अकाउंटेबल नहीं थे, राजा के लिए उत्तरदायी नहीं थे। और सबसे टॉप पे कौन था, तो पोप हुआ करता था, जो कि वेस्टर्न चर्च में रहा करता था, जो है कहाँ पे, रोम में। रोम का जो पोप था वो सब पे टॉप पे था। द क्रिश्चियन इन द यूरोप वर गाइडेड बाय बाइशप एंड क्लेरिक्स who constituted the first order.
अब जितने भी क्रिश्चियन थे किसके द्वारा डोमिनेट थे, तो बाइशप के द्वारा, यानी पोप के नीचे आपके बाइशप आ गए। Most villages their own church where people assembled every Sunday listen to the sermon and priest to pray together। और हर एक गांव में अपना एक चर्च हुआ करता था जहाँ पे प्रिस्ट रहा करता था, जहाँ लोग संडे को इकट्ठा होते थे, प्रार्थनाएं होती थी और चर्च की बातों को सुना जाता था। Village priest oversaw the spiritual life of the manor। By the 11th monk had become the active member of the community। और धीरे धीरे इन प्रिस्ट के अंडर में कौन आ गया, मोंक लोग आ गए, वो भी एक तरह के पुजारी थे। मैं सीधे आपको यहाँ समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पे सबसे नीचे कौन है, प्रिस्ट है, प्रिस्ट के ऊपर बाइसेप के ऊपर आर्क बाइसेप, जो कई सारे बाइसेप पे नजर रखता हो। उसके ऊपर कार्डिनल, कार्डिनल के ऊपर द पोप, याद रखिएगा पोप सबसे ऊपर है, द पोप। ये चीज को आप नोट कर लीजिएगा, है ना। ऐसे कैथोलिक चर्च का ये व्यवस्था है, नोट कर लीजिएगा इसको आप लोग। आपके बुक में नहीं मिलेगा बेटा, ये सारी आपके बुक में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मॉन्क, मॉन्क है ना, ये मॉन्क वाला टॉपिक है आप में। चलिए मॉन्क वाले टॉपिक को देख लेते हैं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द चर्च devout Christian had another kind of organization। Some deeply religious people choose to live isolated life in contrast to clerics who lived among the people in the town and village। अब देखो मॉन्क में ध्यान समझना बेटा, मॉन्क में और बाइशप प्रिस्ट इनमें अंतर क्या था। मॉन्क मतलब मॉन्क क्या थे, ये भी जीसस की पूजा किया करते थे, लेकिन पर ये सोसाइटी से आइसोलेटेड होकर रहना चाहते थे, अलग होकर रहना चाहते थे। इनको किसी भी चीज का मोह नहीं था, पैसे का भिक्षुक थे ये, मोह माया से दूर, कोई संपत्ति नहीं चाहिए इनको, जो दान दक्षिणा में मिल गया खा लिए। ऐसे लोगों को क्या कहा जाता था, और इनका बहुत ज्यादा सम्मान जनता में फैल गया। क्यों? क्योंकि इनकी अपनी कोई जमीन नहीं है, कोई नहीं को टैक्स लेना है ना टैक्स देना है। समझ आ रहा है। They lived in religious communities called abbeys and monasteries। ये रिलीजियस कम्युनिटी में रहते थे, मतलब ये ग्रुप बनाकर रहते थे, और जहाँ रहते थे ये उस ठिकाने को अब्बेस कहा जाता था या फिर मोनास्ट्री कहा जाता है ना। Two of the more well-known monasteries were established by Saint Benedict in Italy in 529 and Cluny in बरगुंडी इन 910। दो बहुत ही फेमस मोनास्ट्री बनाया गया था। एक बनाया गया था आपका सेंट बेनेडिक्ट के द्वारा इटली में कब 529 में, और एक बनाया गया था किस कब क्लनी द्वारा कहाँ पे, बुरुंडी में, है ना, कब 910 में। तो ये आपका मॉन्क का लाइफ स्टाइल हो गया। ये लोग जाते थे तो अपना अब्बिस जो भी मोनास्ट्री थी वहां रुका करते थे, लोगों की सेवा करते थे, जो भी लेबर वगैरह था वो आता था, उनसे आशीर्वाद लेना था, धार्मिक बातें उनको बताया करते थे, और इस तरह उनकी लाइफ स्टाइल चलती थी। ये आपके टॉपिक में नहीं है, फ्रायरिज, है ना। रिलीजन, सबसे ज्यादा लोग कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे। पोप के धर्म के ही बहुत सारे लोग थे कैथोलिक धर्म को ज्यादा मानने वाले थे। देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ गॉड existence, believing that God was directly involved in human affairs and could reward the virtuous and punish the sinner with the disease, plague and poor। देखो उस समय गॉड का कंसेप्ट बहुत ज्यादा था। सब ये मानते थे कहीं ना कहीं एक ईश्वर है जो लोगों को अच्छे कर्म पर लोगों को क्या करता है, अवार्ड देता है। एक मिनट बेटा, जो अच्छे कर्म पर लोगों को अवार्ड देता है और बुरे कर्म पे लोगों को सजा भी देता है, श्राप भी देता है। किसके रूप में? जैसे मान लो उनको कैसे पनिश करें, इस बार उनको कोई बीमारी दे देगा, प्लेग फैल जाएगा, बहुत उनका जो खेती वगैरह है खत्म हो जाएगी, पुअर हार्वेस्टिंग हो जाएगा। तो इस तरह करके गॉड जो है उनको श्राप भी दे सकता है। इनके बारे में हम आपको बता दिए हैं। दो झू वर्क, कौन वर्क करता था, तो भैया थर्ड ऑर्डर में पीजेंट्स वर्क करते थे और सर्व्स वर्क करते। पीजेंट्स के बारे में मैंने आपको ढेर सारी बातें बता दी। इनके चिल्ड्रन वगैरह को भी टास्क दिया जाता था। ये भी लोग कपड़े की बुनाई, है ना, जो छोटे मोटे काम थे वो इनके बच्चे कर लिया करते थे। कैंडल, वैसे कैंडल बनाना, अंगूर को दबाना, तभी तो शराब बनेगा। तो छोटे मोटे लोग जो महिलाएं थी, अब देखो इनसे एक डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था जिसको टायल कहा जाता था, और ये टायल दिया किसको जाता था, राजा को। और जो देखो पीजेंट से दो प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, ये इंपॉर्टेंट है ना। एक डायरेक्ट टैक्स था जो टायल कहा जाता था, टायल राजा को दिया जाता था, और एक इनडायरेक्ट टैक्स था जो चर्च देता था टाइज नाम से। टाइज इस पर लिखा नहीं हुआ, आप तो लिख लीजिएगा। टाइज नाम से एक इनडायरेक्ट टैक्स था जो किसको मिलता था, चर्च को मिलता था। सर्फ कौन लेते हैं, जो प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करते थे वो भी कौन थे, सर्फ थे, है ना।
ये जमीन को क्या किया करते थे, कल्टीवेशन किया करते थे, जमीन को जोतने और बोने का काम करते थे। द लॉर्ड क्लेम्ड अ नंबर ऑफ मोनोपोलीज एट द एक्सपेंस ऑफ हिज सर्व्स कुड यूज ओनली देयर लॉर्ड मिल टू ग्रेन देयर फ्लोर, हिज ओवन बेक देयर ब्रेड। अब देखो, अब सर्फ लोगों को और कई सारे काम था कि ये लॉर्ड के मिल में जाए, लॉर्ड के मिल में जाकर उनके ग्रेन्स वगैरह को, आटा वगैरह को कूटे, लॉर्ड के लिए अंगूर की शराब बनाए, है ना। तो कई सारी चीजें इन सर्फ्स के ऊपर ठोक दी जाती थी जो मेंस डिमेंस में काम किया करते थे। चलिए यहाँ देख लीजिए, एक इमेज आपको देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ खूब बढ़िया से आपको देखिए समझा दिया गया है। ये आपके सबसे ऊपर कौन है, किंग है ना। लॉर्ड वसल टू किंग, मिलिट्री है। अब ये सभी लोग किंग के नीचे हैं, सब लोग धार्मिक लोग हैं। प्रोटेक्शन वालों का एक ग्रुप है ना, शेल्टर देने वालों का एक ग्रुप है। अब ये प्रोटेक्शन में नाइट्स लोग आते हैं, देखिए यहाँ पे ये नाइट्स लोग हैं। और नीचे आपको क्या दिखेंगे, पीजेंट्स, लॉर्ड, है ना, ये सारे लोग आपको नीचे दिखेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशन, ये टॉपिक आप में है ना। चलिए इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। एकदम स्टार्टिंग में ये टॉपिक मिलेगा आपको, 3 ऑर्डर वाला जो टॉपिक है, उसके बाद जस्ट आपको ये टॉपिक मिलेगा। चेंजेस इन द एनवायरनमेंट फ्रॉम 11th सेंचुरी यूरोप इंटर्ड इन वार्म फेज ऑफ एनवायरनमेंट, दिस मेड एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर द कल्टीवेशन पॉसिबल। चेंज इन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड लैंड यूज। अब देखो क्या हुआ, 11वीं शताब्दी के आने के बाद ना एक लोहे का जो है उपकरण का इस्तेमाल काफी तेजी से होने लगा, और जो एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस था वो भी काफी तेजी से बढ़ गया। मतलब पहले 11वीं शताब्दी के पहले जो खेती होती थी उससे ज्यादा गति में खेती कब से होने लगी, तो 11th सेंचुरी के बाद। क्यों, यूज ऑफ आयरन टिप्ड प्लॉव एंड मूल्ड बोर्ड। कई सारे आयरन, जैसे कि पहले जो हल होता था वो लकड़ी का होता था, अब किसका होने लगा, उसके टिप्स पे लोहा लगा दिया गया। अब वो बहुत ही तेजी से और बहुत अच्छी तरह से खेतों को जोतने लगा, है ना। हार्स, अब देखो, इंस्टेड ऑफ नेक हार्नेस द मेथड ऑफ शोल्डर हार्नेसिंग एनिमल टू प्लव केम इनटू द हाउस, केम इनटू। पहले नेक हार्नेस होता था, अपने एक गर्दन पे लगा के लोग खेती करते थे, उसके अब क्या गया, अब जानवरों को लगाकर किया जाने लगा। हॉर्स वर नाउ बेटर सूट एंड आयरन हॉर्स होस व्हिच प्रिवेंटेड फुट डिके। अब पैरों के घोड़े में लोहे के खुर लगने लगे। पहले घोड़ों के पैरों के नीचे खुर नहीं लगते थे, अब क्या लगने लगा, आयरन हॉर्स होस लगने लगे, है ना। इससे और तेजी से जो है क्या हो गया, अब देखो, देयर वाज इंक्रीज इन यूज ऑफ विंड एंड वाटर एनर्जी फॉर एग्रीकल्चर। विंड एनर्जी और वाटर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाने लगा एग्रीकल्चर के लिए। इससे क्या हो रहा है, इससे एग्रीकल्चर में बढ़ावा मिल रहा है, समझ में आ रहा है। देयर वाज इंक्रीज, अब ये हो गया। मोर वाटर पावर्ड एंड विंड पावर्ड मिल्स, कई सारे वाटर पावर और विंड पावर मिल वगैरह बनाए गए हैं ना। कॉर्न प्रेसिंग, ग्रेप प्रेसिंग मशीनरीज वगैरह, मिल वगैरह बनाए गए। चेंज इन लैंड यूज, अब देखो 2 फील्ड सिस्टम से 3 फील्ड सिस्टम लाया गया एग्रीकल्चर की यूज करने के लिए, जो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। इसको हम समझाते हैं, उसके बाद क्लास हम बाद में करते हैं। ये वाला समझ लो थोड़ा सा। 2 फील्ड सिस्टम क्या है, और 3 फील्ड। पहले जैसे मान लो ये कोई जमीन है, पहले क्या होता था, इस जमीन को 2 भाग में बांट दिया जाता था, यहां पे खेती कर लिया जाता था, इसको हम कहते थे फार्म लैंड, FARM। पहले था जब 2 फील्ड सिस्टम था, और इसको खाली छोड़ देते थे, फैलो छोड़ देते थे। जब ये वाला खेत हो जाता था, फसलें हो जाती थी जिसका, तो अगले साल जो है इस खेत को जोता जाता था और ये वाला खेत छोड़ दिया जाता था। क्यों छोड़ा जाता था, ताकि ये वाला खेत अपनी फर्टिलिटी को दोबारा गेन कर ले। एक साल छूटा रहेगा तो फर्टिलिटी दोबारा आ जाएगी। 3 फील्ड सिस्टम लाया गया, उसमें ये क्या किया गया कि जैसे कि मान लो ये खेत है, सेम खेत को 3 भागों में बांट दिया गया। ये खेत है और इसको कितने भाग में बांट दिया गया, 3 भाग। अब इन दोनों में खेती की गई, इसको 1 साल के लिए छोड़ दिया गया। जब इन दोनों की फसल कट गई तो फिर इसको छोड़ दिया गया, इन दोनों को बो दिया गया, इन दोनों को बोया गया, है ना। अब ये खाली छूट गया, फिर इन दोनों को जब काट दिया गया तो अगले साल इसको छोड़ दिया गया खाली, इन दोनों को बो दिया गया। समझ में आ रहा है। अब देखो खेती अब बड़े बड़े फील्ड में होने लगी। समझ में आ रहा है तुमको, नहीं समझ में आया, आ रहा है ना। पहले 2 में क्या करो, खेती करो, 1 को छोड़ दो,
अब अगले साल जब इन दोनों की फसलों को काट लो तो इन दोनों में से किसी एक को खाली छोड़ दो, फैलो छोड़ दो, इन दोनों को बोलो। अब ये दोनों हो गए, तो फिर उसके अगले साल इसको छोड़ दो, इन दोनों को बोलो। ऐसे ये चलता रहेगा, जिसको कहते हैं थ्री फील्ड सिस्टम। चलिए नीचे देखते हैं। थ्री फील्ड सिस्टम मैंने आपको बता दिया है ना, थ्री फील्ड सिस्टम हो गया है। आगे बढ़ते, देखो ये थ्री फील्ड सिस्टम ध्यान से देखिए, यहाँ पे खेती हो रही है, यहाँ पे खेती हो रही है, इसको खाली छोड़ दिया गया है। अब ये आपका पूरा मेनर है, पूरा मेनर में आ जाएगा ये क्रॉप्स। क्रॉप्स बेसिकली उस टाइम क्या थे, कई सारे वेजिटेबल्स थे, है ना, कई सारे बार्ले, व्हीट, ये सारी चीजों को आप डाल सकते हैं। द फोर्थ ऑर्डर न्यू टाउन एंड टाउन पीपल, ये वाला है टॉपिक में आपके, फोर्थ ऑर्डर भी है। तो चलिए फोर्थ ऑर्डर हम लोग बाद में करेंगे, अभी कर लें। चलिए फोर्थ ऑर्डर देखते हैं। जब तक आपका ये डिस्प्ले चालू, कोई दिक्कत नहीं, ये दिख रहा है ना, जब तक आपका डिस्प्ले चालू रहता है तब तक हम फोर्थ ऑर्डर को देखते हैं। Expansion in agriculture was accompanied by the three related areas population trade and town. Better food meant a longer lifespan. By the 13th century, an average European would expect to live 10 years longer than in the 18th century. Women and girls have shorter life. अब देखो उस समय क्या था ना कि जो पुरुष थे वो काफी ज्यादा दिनों तक जीते थे, महिलाओं की उम्र कम हुआ करती थी। फ्रॉम द 11th सेंचुरी क्या हुआ, जब खेती में बढ़ोतरी हुई उसी हिसाब से क्या बढ़ने लगा, उसी हिसाब से जनसंख्या भी बढ़ने लगा। Peasants who had surplus grain to sell needed to a place where they could set up in selling center. अब देखो यहाँ पे ये फोर्थ ऑर्डर कौन है, ये फोर्थ ऑर्डर है मिडिल क्लास। अब लोगों के क्या हुआ, लोगों की खेती बढ़ने लगी। जब खेती बढ़ने लगा, ज्यादा अनाज, तो जो सरप्लस अमाउंट ऑफ ग्रेन था ये लोग कहाँ बेचने लगे, मार्केट में ले जाकर बेच दिया करते थे। तो एक नए नए टाउन का इस्तेमाल होने लगा। इन टाउन इंस्टीड ऑफ सर्विस पीपल पेड अ टैक्स टू द लॉर्ड who owned the land on which the town stood. अब क्या होने लगा कि यहाँ पे जो लोग थे, जब उनके पास ज्यादा जब पैसा हो गया सरप्लस खेती से, तो उस पैसे से वो लोग जिस राजा के, जिस लॉर्ड के जमीन में रहते, तो उस जमीन को क्या किए, खरीद लिए, और खरीद कर लॉर्ड को क्या करने लगे, डायरेक्ट टैक्स। कई सारे शॉपकीपर निकल के आए, मर्चेंट निकल के आए, मतलब पहले लोग गरीब थे या तो अमीर थे, अब एक बीच वाला आ गया, व्यापारी आ गया, है ना, मिडिल फैमिली भी तैयार हो गई। Later the individual specialized skill like bankers, lawyer, अब उसी में से समय और आ गया, कई सारे बैंकर बने, कई सारे लॉयर बने, है ना, और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ने लगी। उसी को क्या कहा जाता है, फोर्थ। और फोर्थ ऑर्डर बढ़ने से व्यापार भी काफी तेजी से यूरोप में फैल गया। लोग कई कई तरह की चीजों का व्यापार करने लगे, ग्रेन्स का व्यापार करने लगे, टाउन टू टाउन जाकर व्यापार करने लगे। एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में भी जाकर लोगों ने अपने व्यापार को शुरू कर दिया। कब, 11th सेंचुरी के बाद। और ये चीजें काफी तेजी से होने लगी। पहले भी होता था पर बहुत स्लो प्रोसेस था। क्यों, क्योंकि पहले पूंजीवादी व्यवस्था नहीं थी, कैपिटलिज्म की व्यवस्था कोई नहीं थी। अब क्या थी, लोगों के पास हर चीजें सरप्लस आने लगी हैं और ये चीजों का जो है काफी तेजी से बढ़ गया है। देखिए मेडिवल टाइम पीरियड का ये गिल्ड वगैरह कुछ है ना, बस ट्रेड फेयर। ये ट्रेड फेयर्स का मतलब कि मेला लगता था, राजा अपने हिसाब से लगवाता था। जैसे आप लोग देखे होंगे वो मूवी मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे ऋतिक रोशन की, तो जाता है मेले में अपना सामान बेचने के लिए। जैसे आपके गांव में नहीं लगता है गांव का मेला, तो उस तरह होता था कि कई चीजें बेची जाती थी। तो ये इकोनॉमी में काफी ग्रोथ ऑफ सिटीज। और धीरे धीरे रोमन एम्पायर में क्या हुआ कि मर्चेंट वगैरह जाते थे एक जगह से दूसरी जगह सामानों को बेचने के लिए, तो वहां पे बस जाते थे। या फिर लोगों के पास पैसा था तो पैसा से लोग कई सारी जमीन खरीद लेते थे, वहां पे बस जाते थे। और धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती थी तो हर एक गांव किसमें कन्वर्ट हो जाता था, धीरे धीरे शहर में, सिटीज में कन्वर्ट होते चला जाता था। अब देखिए जो आपने सिटाडेल वगैरह जो आप लोगों ने दिया है ना, वही चर्च वाला सिस्टम है, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। ये वाला आपके टॉपिक में नहीं है। मेडिवल सिटीज, मेडिवल सिटीज वर स्मॉलर देन अदर एंशिएंट। पुराने देखो जो नए शहर जो आते थे ना, उनकी एवरेज संख्या कितनी थी, लगभग 40,000। पर पुराने जो शहर हुआ करते थे उनकी संख्या बहुत ज्यादा हुआ करती थी। ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट है, आप लोग लिख लीजिए, आपका आंसर राइटिंग में आपके काम आएगा। तो जो नए शहर, जो मेडिवल शहर हुआ करते, जो नए शहर जो बन रहे थे ना, वो काफी छोटे शहर हुआ करते थे, लेकिन बड़े आधुनिक हुआ करते थे, बहुत बेहतरीन हुआ करते थे पुराने शहर के अपेक्षा। रेसिडेंट वगैरह भी काफी बढ़िया था वहाँ पे। सिटी में गवर्नमेंट कैसा थी, डेवलप, काफी डेवलप गवर्नमेंट सिस्टम था, है ना। पैट्रिशियन सोसाइटी थी, अपर क्लास लोगों का डोमिनेंस ज्यादा था। जो भी पॉलिटिकल सिस्टम था शहरों में, अपर क्लास के लोग ही पॉलिटिकल सिचुएशन में पूरे शहर को कंट्रोल किए हुए थे, डोमिनेट किए हुए थे। अब मेडिवल सिटी की डेली लाइफ क्या थी, तो भैया बहुत नजदीक नजदीक
विंडो था, बिल्डिंगें बनी हुई थी, काफी नैरो फील्ड था, है ना, काफी लोग अपने काम में लोग बिजी रहा करते थे, है ना। गांव से लोग जो है लेबर्स को उठाकर शहरों में लाया करते थे, शहर में लाकर काम के मतलब पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती चली गई और वाटर पॉल्यूशन भी खूब होता था। शहर बनेगा, फैक्ट्रीज बनेंगी, काम होगा तो वाटर पॉल्यूशन होगा, है ना। डेंजर्स, अब देखो जहाँ पे गरीबी होगी वहां पे तो खतरा रहेगा, लोग क्राउडेड रहेंगे तो क्या होगा, आग उग लगने का भी समस्या होता था। लकड़ी के घर बनाकर रहते थे लोग, जो लोग काम करने आते थे लकड़ी का घर बना लेते थे लोग, तो आग उग लगने की थोड़ी समस्या उस समय ज्यादा थी। पब्लिक बाथ, जो भी लोग बड़े बड़े घर के लोग उनका अपना एक सेपरेट बाथरूम था, बाकी पब्लिक बाथ बनवा दिया जाता था कि जो छोटे वर्ग के लोग हैं पब्लिक बाथ में आकर नहाते वहाते थे, अपना दिन का काम करते। औरतों का सिचुएशन क्या था, औरतों का सिचुएशन बहुत छोटे मोटे जो बिजनेस थे औरतें कर लिया करती थी, जैसे सिलाई बुनाई, व्यापारी ने कुछ ऑर्डर दिया कि भैया तुम इसको सिल दो, हम सिल के रख लिए और दे दिए। दिन में जाकर किसी लॉर्ड के यहाँ किसी कंपनी में काम कर लिए, है ना। द गिल्ड, ये कुछ नहीं है, जो गिल्ड का मतलब ब्लैक स्मिथ, वाइन मेकर, बेकर। अब देखिए आप ध्यान से देखिए, जो भी मेडिवल सिटीज आ रहे हैं इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। पहले क्या है, या तो किसान है, या तो लॉर्ड है, या तो राजा है। अब देखिए कई सारी कैटेगरी में लोग बन गए, हर एक को कोई ना कोई काम दे दिया गया। अब पहले जो लॉर्ड की जमीन में रह रहा है वही सारा काम कर रहा है, पर अब वो व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है। आपको ऐसा टॉपिक है बेटा जो आपके बुक में छूट रहा है? क्रिश्चियनिटी एंड मेडिवल सिविलाइजेशन, ये सारी चीजें पीछे की हैं, आगे की हैं सारी चीजें। अच्छा ये देखो, ये बता आपको कैथेड्रल टाउन, ये वाला है, यहाँ ध्यान दीजिए। रिच मर्चेंट स्पेंड देयर मनी फॉर द मेकिंग डोनेशन ऑफ द चर्च, जो कई सारे रिच मर्चेंट हुआ करते थे वो मनी डोनेट करते थे, क्या बनाने के लिए, चर्च बनाने के लिए। फ्रॉम 12th सेंचुरी लार्ज चर्च कॉल्ड कैथेड्रल, 12वीं सेंचुरी में बहुत बड़ी मात्रा में चर्च बनाया गया, उसको क्या कहा जाने लगा, कैथेड्रल कहा जाने लगा। ये इतने ये फ्रांस वगैरह में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना। ये स्टोन पत्थर वगैरह का ये बनाया जाता था। अब कैथेड्रल के अगल बगल जो लोग बसे हुए थे तो वो कौन, बेसिकली कौन लोग थे, बाइशप थे, प्रिस्ट थे, मतलब एक तरह का धार्मिक जगह था वो। और जो चर्च रहता छोटा एक महल जैसा चर्च बना जाता था, पूरा पत्थर का चर्च बना हुआ है, बहुत ही भयानक। उसको क्या कहते हैं, कैथेड्रल कहते हैं। यहाँ की विंडोज वगैरह काफी स्टैंड होती थी, सीधी होती थी, कई सारे कैंडल लगा के कैथेड्रल को सजाया जाता था, लोग वहां घूमने जाते थे। इससे भी वहां की इकोनॉमी प्रभावित हुई, यूरोप की इकोनॉमी। अच्छा देखो, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो इकोनॉमी अपने आप प्रभावित होगी। बाइबल वगैरह का प्रचलन था। अच्छा क्राइसिस है आप लोगों में, क्राइसिस क्या आया था कि भैया देखो अचानक से क्या हुआ, 14th सेंचुरी में क्लाइमेट चेंज हुआ, है ना, बाढ़ आया, समुद्र तट का पानी ऊपर उठ गया, 300 साल में जो नहीं हुआ था वो हो गया। 300 सालों से प्लॉफिंग का सिस्टम सही चल रहा था, पर अचानक से वहां से क्या हो गया, हार्वेस्ट खत्म हो गया, हार्वेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, है ना। जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ गई, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो खेती घट जाएगी, है ना। तो ये सारे क्या है, क्राइसिस हैं। शिप कैरिंग वुड फ्रॉम डिस्टेंट कंट्री ब्रॉट रैट कैरिंग डेडली बम्बनिक प्लेग। अब देखो जो जहाजें आ रही थी किसी और देशों से, वो अपने साथ ही साथ क्या ला रही थी, मरे हुए चूहों को भी ला रही थी। इससे क्या फैल गया, यूरोप में प्लेग नाम की एक महामारी फैल गई जिसको हम ब्लैक डेथ के नाम से जानते हैं, और यूरोप में लाखों लोगों का जान ले गया ये। तो ये कब हुआ था, तो 14th सेंचुरी में हुआ था। तो ये सारी चीजें इसको क्या कहते हैं, 14th सेंचुरी क्राइसिस, है ना। और भी कई सारी चीजें हो गई थी, आपको कई सारे युद्ध हुए, है ना। इनकम ऑफ लॉर्ड वाज बैडली हिट, तो लॉर्ड का इनकम था काफी हिट, क्यों, क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई थी, खेती बहुत कम हो रही थी, तो लॉर्ड का भी सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। एक कुछ लोगों का आप नाम याद रख लेगा, जैसे लुईस 16 फ्रांस में है। 15वीं और 16वीं शताब्दी आते आते यूरोप में कैसा राजा आ गया, एक अनुशासनहीन राजा आ गया जिसका नाम है लुईस 16। इंग्लैंड में इजेलाबेथ का शासन चलने लगा, फर्डिनेंड का शासन कहाँ चलने लगा, ये कुछ राजाओं का नाम याद रखेंगे। 14th-15th सेंचुरी आते आते भैया फ्रांस में कुछ मुनार्क आए, जैसे लुईस 16 फ्रांस में आया, है ना। मैक्सिमिलियन कहाँ पे आया, ऑस्ट्रिया में आया। हेनरी 7 कहाँ पे आया, इंग्लैंड में आया। इजाबेले और फर्डिनेंड कहाँ आए, स्पेन में आए। ये लोग क्या थे, एब्सोल्यूटिस्ट रूलर थे,
मतलब निरंकुश राजा थे ये लोग, इन लोगों का शासन आ गया और ये लोग क्या करने लगे, धीरे धीरे टैक्स को बढ़ाने लगे, है ना, नई नई आर्मीज बनाने लगे और इससे काफी युद्ध हुआ और पूरा का पूरा फ्यूडल सिस्टम इससे पूरा ढंग से प्रभावित हो गया। द डिसोल्यूशन ऑफ द फ्यूडल सिस्टम ऑफ लॉर्डशिप एंड, और ये जो पहले का सिस्टम चला आ रहा था, फ्यूडल सिस्टम, लॉर्ड, बैरन, इन सब चीजों को खत्म कर दिया गया और राजा को सर्वोपरि बना दिया गया। नाम याद रखिएगा, इंग्लैंड में कौन है, हेनरी 7। फर्डिनेंड कहाँ पे है, इजाबेल फर्डिनेंड स्पेन में है ना। ऑस्ट्रिया के राजा का नाम, ये सारे नाम आपको याद रखने हैं, है ना। और हर चीजों को, और टैक्स को बढ़ाया गया। मोनार्क ने क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया। पहले जो टैक्स चले आ रहे थे उन टैक्स को बढ़ा दिया गया। चर्च के भी ऊपर किसको कर दिया गया 14-15 सेंचुरी में, किंग को कर दिया गया। पहले चर्च ऊपर था, अब क्या हो रहा है, अब राजा ऊपर हो गया। और इस तरह से धीरे धीरे आगे की कहानी कंटिन्यू हुई और राजा के अंदर नोबल काम करते थे, नोबलों को स्पेशल प्रिविलेज दिया गया। अब बाकी चीजें वही है जो आप लोग 9th में रिवॉल्यूशन ऑफ फ्रांस में पढ़े हैं, है ना। किंग हो गया, क्लर्जी हो गए, नोबल हो गए, है ना। टाइल और टाइल नाम का टैक्स ये लोग लेते थे, लेकिन राजा निरंकुश हो गया। बस ये सारी चीजें आप लोगों में नहीं होगा। फ्यूडलिज्म इन इंग्लैंड ये तो नहीं होगा, तो आपका यहाँ तक। लेकिन फ्यूडलिज्म इंग्लैंड थोड़ा सा मैं बता दूं हल्का सा। इंग्लैंड में फ्यूडलिज्म कब हुआ, तो वही 11वीं शताब्दी में। द एंजल्स एंड सैक्सन फ्रॉम द सेंट्रल यूरोप हैज सेटल्ड इन इंग्लैंड इन 60। एंजल्स और सैक्सन नाम का जो देश है वो किसमें मिल गया, इंग्लैंड में मिल गया। कब मिल गया, कब मिल गया, 16 से आपका 1056 AD के आसपास, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इन 11th सेंचुरी विलियम द ड्यूक ऑफ नॉर्मेंडी क्रॉस द इंग्लिश चैनल विथ एन आर्मी एंड डिफीटेड सैक्सन किंग ऑफ इंग्लैंड। अब 11th सेंचुरी आ जाते, विलियम नाम का राजा आया, नॉर्मेंडी का जो राजा था, और सैक्सन के राजा को हरा कर, है ना, जो किंग ऑफ का थे इंग्लैंड थे, उनको हरा दिया। फ्रॉम दिस फ्रांस एंड इंग्लैंड वर ऑफन एट वार। और उस समय से फ्रांस और इंग्लैंड में आपस में क्या होने लगा, युद्ध होने लगा। तो देखो इस किस तरह से राजा के आने के बाद दुश्मन भी क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहा है। ये चीजें हैं आप में। विलियम फर्स्ट हैड द लैंड मैप एंड distributed it in the section to 180 Norman noble who had migrated with him. The lord became the chief tenant of the king and were expected to give him military help. अब देखो, जो विलियम हराया था इंग्लैंड के राजा को, उसने 180 नॉर्मन नोबल को क्या किया, जमीन का हिस्सा दिया कि देखो ये हमने जीता है और इस पे आपको क्या करना है, रहकर वहां पर शासन करना है, और जब भी युद्ध होगा आपको क्या करना है, आपको हमको आकर सेवा देनी है। They could not however use their knight for private warfare which was forbidden in England. अब इंग्लैंड में नाइट रखने की प्रथा खत्म हो चुकी थी, है ना। एंग्लो सैक्सन पीजेंट became tenant for various level of land holder. अब जब एंग्लो सैक्सन पीजेंट, अब देखो जो लोग सैक्सन में रह रहे थे, सैक्सन नाम के जो लोग देश था जहाँ पे विलियम वर युद्ध किया था और इंग्लैंड से छीन लिया था, वहां पे जो लोग रहे थे उनको एंग्लो सैक्सन कहा जाता था, है ना। अब वो लोग बेचारे क्या रहे, टेनेंट्स हो रहे, मतलब किसानी उनसे छूट गई, उनका जमीन छूट गया। मान लो उनका राजा युद्ध में हार गया है तो कहाँ से। अब देखो आपको इस पूरे चैप्टर में एक चीज दिखेगा कि राजा किस तरह अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है। एक कहानी दिखेगी, सबसे ऊपर पहले क्या है, चर्च है, राजा है, किस तरह सिस्टम बना हुआ है, लॉर्ड है, उसका एक अपना मैनर है, आराम से रह रहा है, नाइट्स उसके अंदर रह रहे हैं। धीरे धीरे आपको देखेंगे ना, पूंजीवादी व्यवस्था आगे आ गई, लोगों के पास पैसे होने लगे, खेती काफी तेजी से होने लगी। पैसे क्यों आए, आयरन की खोज हो गई, आयरन की खोज उससे क्या हो गई, खेती आगे बढ़ी। अब लोगों के पास पैसे है, लोगों ने जमीन खरीद लिया, जमीन खरीदा तो टैक्स देना लोगों ने शुरू किया। हाँ, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, क्राइसिस आया 14th सेंचुरी में, प्लेग नाम की बीमारियां फैली, अनाज नहीं ठीक से हुआ। 14th-15th सेंचुरी आते आते एब्सोल्यूटिस्ट किंग आ गए, निरंकुश राजा आ गए, सबका नाम दिया हुआ है, सबका नाम आपको पढ़ लीजिएगा। ये लोग आपस में युद्ध करने लगे। एग्जाम्पल के रूप में आप सैक्सन का युद्ध दिखा दीजिएगा, किसके साथ, विलियम प्रथम के साथ और इंग्लैंड के राजा के साथ, जिसमें विलियम फर्स्ट जीत गया था। तो ऐसे आपका 3 ऑर्डर नाम का ये चैप्टर खत्म होता है। अगला और लास्ट चैप्टर हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।